नमस्कार, मैं अनीता कनौजिया, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र और कन्या इंटर कॉलेज झांसी। आज मैं 11वीं क्लास के बच्चों को विधायिका के बारे में जानकारी दूंगी। विधायिका के बारे में जानकारी देने से पहले बच्चों आप लोगों को सरकार के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। संविधान में सरकार के 3 अंगों का वर्णन किया गया है। नंबर 1 कार्यपालिका, नंबर 2 व्यवस्थापिका और नंबर 3 है न्यायपालिका। कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है, व्यवस्थापिका कानूनों का निर्माण करती है और न्यायपालिका इन्हीं कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करती है। इस तरह से इन तीनों अंगों के बीच में जब तक तालमेल बना रहता है हमारी सरकार चलती रहती है, और जहां इन तीनों अंगों में तालमेल बिगड़ जाता है, असंतुलन की स्थिति आ जाती है, तो हमारी सरकार गिर जाती है। सरकार को सफलतापूर्वक चलाने के लिए इन तीनों अंगों के बीच में सामंजस्य का होना बेहद जरूरी है। विधायिका यानी कि सरकार का दूसरा आवश्यक अंग है। कानून निर्माण करने वाले अंग को विधायिका अथवा व्यवस्थापिका कहा जाता है। व्यवस्थापिका अथवा विधायिका को संसद के नाम से भी जाना जाता है। संसद एक ऐसा मंच है जहां पर विचार विमर्श किया जाता है, वाद विवाद किया जाता है। इसके अलावा हमारे सरकार की समस्त गतिविधियां संसद से संचालित होती हैं। हमारी सरकार की समस्त योजनाएं संसद से लागू होती हैं। हमारे सरकार के समस्त कार्यक्रम संसद के माध्यम से ही लागू किए जाते हैं। इसीलिए सरकार में संसद की भूमिका अधिक है। संसद में जो प्रतिनिधि पहुंचते हैं उनका चयन जनता करती है, यानी कि जनता जिन प्रतिनिधियों का चयन करती है वह प्रतिनिधि संसद में पहुंचकर देश की शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं। संसद के कार्य। संसद के 2 सदन होते हैं। पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। इन सदनों के बारे में डिटेल से जानकारी आगे बताऊंगी। अभी संसद के कार्यों के बारे में चर्चा करती हूँ कि संसद कौन कौन से कार्य करती है। संसद का पहला कार्य है कानून निर्माण का। संसद का जो मुख्य काम है वह है कानून निर्माण करना। संसद देश से संबंधित, देश की सुरक्षा से संबंधित और जनता से संबंधित समस्त कानूनों का निर्माण करती है। नंबर 2 संविधान संशोधन। जब भी कभी संविधान में संशोधन की आवश्यकता महसूस होती है तो संसद संविधान में संशोधन का कार्य करती है। नंबर 3 बजट, यानी कि बजट बनाना और बजट पेश करना, यह संसद का ही कार्य है। प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च के महीने में बजट पेश किया जाता है, तो बजट बनाने की जिम्मेदारी और बजट पेश करने की जिम्मेदारी संसद के माध्यम से ही तय होती है। नंबर 4 निर्वाचन। संसद के चुने हुए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं। लास्ट है महाभियोग संपन्न। इसी तरीके से जब भी कभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना हो अथवा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना हो अथवा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने की बात हो, ये सारे के सारे महाभियोग संसद में ही पेश किए जाते हैं। संसद में ही इन महाभियोगों की प्रक्रिया चलती है और प्रक्रिया संपन्न होने के बाद में महाभियोग जब सिद्ध हो जाता है संसद में, तब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटा दिया जाता है। यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया संसद में ही पेश होती है या पूरी की जाती है। संसद के कार्यों के बाद में अब मैं संसद के सदनों की चर्चा करूंगी। तो संसद के मैंने 2 सदन बताए थे। नंबर 1 है लोकसभा और नंबर 2 है राज्यसभा। पहले मैं चर्चा लोकसभा के बारे में करती हूँ। लोकसभा
लोकसभा एक ऐसा सदन है जिसे अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है। संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 543 निर्धारित की गई है। ये 543 सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस प्रकार लोकसभा की कुल संख्या 545 है, यानी कि लोकसभा में 545 सदस्य चुनकर पहुंचते हैं। इन सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष विधि माने इन सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। हर 5 साल के बाद में नई लोकसभा के लिए चुनाव होते हैं। इन चुनावों से पहले पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति चुना जाता है और जिस निर्वाचन क्षेत्र से जो व्यक्ति चुना जाता है उस निर्वाचन क्षेत्र का वही व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है। इस चुने हुए प्रतिनिधि को सांसद अथवा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद में ये जनप्रतिनिधि संसद में बैठते हैं, संसद की कार्यवाही को चलाते हैं, संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। तो ये तो थी सदस्य संख्या। ये सदस्य लोकसभा के जो चुने जाते हैं ये वयस्क मताधिकार के माध्यम से चुने जाते हैं, यानी कि इन प्रतिनिधियों को चुनने में वयस्क लोगों का हाथ रहता है। 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक स्त्री और पुरुष को इन प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर मिलता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। इसको अस्थायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन यदि सरकार गिर जाती है समय से पूर्व तो लोकसभा भंग हो जाती है और लोकसभा का कार्यकाल वहीं पर समाप्त हो जाता है। सरकार 2 साल में भी गिर सकती है, सरकार 3 साल में भी गिर सकती है। सरकार के गिरते ही लोकसभा भंग होती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। समाप्त होने के बाद में नई लोकसभा के लिए तैयारियां होने लगती हैं। लोकसभा के कार्य, अब मैं बात करूंगी लोकसभा के कार्यों की कि लोकसभा के कौन कौन से कार्य हैं। लोकसभा का मुख्य कार्य है कानूनों का निर्माण करना, यानी कि पहला काम है कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का निर्माण, लोकसभा कानूनों का निर्माण करती है। कानून निर्माण से संबंधित जितने भी विधेयक होते हैं वो लोकसभा में पेश किए जाते हैं। लोकसभा में जब विधेयक पेश किया जाता है तो उस विधेयक को 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य है। नंबर दूसरा है धन विधेयक। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि धन विधेयक को पेश करने की शुरुआत लोकसभा से ही होती है। नंबर 3 है संविधान में संशोधन। संविधान में जब भी कभी संशोधन की बात आती है तो संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा में बहुमत सिद्ध हो जाने के बाद में उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। नंबर 4 है कि लोकसभा के चुने हुए सदस्य, यानी कि ये पूरे 545 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ये 545 सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं, यानी कि चुने हुए लोकसभा के प्रतिनिधि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में भाग लेते हैं। अगला है समितियों व आयोगों का गठन। समितियां व आयोगों का गठन क्यों किया जाता है? जब भी कभी
जो विभिन्न विभागों को पैसा दिया जाता है खर्च करने के लिए, योजनाओं को लागू करने के लिए, तो वो धन कहाँ खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, इसकी जांच करने के लिए, अथवा कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है उसकी जांच करने के लिए ही इन समितियों का और आयोगों का गठन किया जाता है। इन समितियों और आयोगों का एक काम जांच करना है, और जांच करने के बाद में जो रिपोर्ट होती है वो लोकसभा में पेश की जाती है, और उस रिपोर्ट के आधार पर ही अमुक मंत्री पर या जो भी लोकसभा से संबंधित व्यक्ति है उस पर कार्यवाही की जाती है। इस प्रकार से ये इतने काम आपके लोकसभा के थे। अब लोकसभा के बाद में बारी आती है राज्यसभा की। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। व्यवस्थापिका अथवा विधायिका के दूसरे सदन को राज्यसभा कहा जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी कि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन प्रति 2 वर्ष के पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर्ड हो जाते हैं, और प्रति 2 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, इसलिए राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण संविधान में पहले से ही किया गया है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राज्यों के क्षेत्रफल और उनकी जनसंख्या के हिसाब से किया गया है। जितना बड़ा राज्य उसके हिसाब से उतने सीटें, जितना छोटा राज्य है उसके हिसाब से उतनी कम सीटें हैं। ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि किसी भी राज्य के साथ में भेदभाव ना किया जा सके, साथ ही साथ में सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, सभी वर्गों के लोगों को राज्यसभा में आने का मौका मिले, सभी संस्कृतियों के लोगों को आने का मौका मिले, यानी कि हर क्षेत्र से लोगों को राज्यसभा में आने का अवसर प्राप्त हो सके। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। सबसे पहले राज्यों की विधानसभाएं जनता के द्वारा चुनी जाती हैं। राज्यों में जो विधानसभाएं होती हैं उनके जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और विधानसभाओं के यही चुने हुए सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके अतिरिक्त 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये 12 सदस्य कला, संगीत, खेलकूद, पत्रकारिता, समाज सेवा और विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ये 12 सदस्य जिन जिन क्षेत्रों से संबंधित होते हैं ये उन्हीं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा के कार्य। राज्यसभा के कार्यों में पहला है विधेयक पारित करना। जितने भी विधेयक लोकसभा में पेश किए जाते हैं, पारित होते हैं, वहां से जब विधेयकों को बहुमत प्राप्त हो जाता है, बहुमत से जब वो पास हो जाते हैं तो उसके बाद में वो राज्यसभा में आते हैं। तो राज्यसभा में जितने भी विधेयक पारित किए जाएंगे अथवा लोकसभा से पारित होकर आएंगे तो उन विधेयकों पर भी बहुमत मिलना आवश्यक है, यानी कि राज्यसभा के 2/3 सदस्य जब तक उस विधेयक पर अपनी सहमति व्यक्त नहीं कर देते हैं तब तक विधेयक पारित नहीं माना जाता है। नंबर दूसरा है धन विधेयक। धन विधेयक वैसे तो कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लेकिन लोकसभा में पेश होने के बाद और बहुमत सिद्ध होने के बाद में राज्यसभा के पास आता है। तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल इतनी शक्ति प्राप्त है कि वह उस धन विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रोक सकता है,
उस धन विधेयक पर सलाह दे सकता है, मशवरा दे सकता है, लेकिन राज्यसभा के मशवरे को मानना या ना मानना ये लोकसभा या संसद पर निर्भर करता है। लेकिन 14 दिन के बाद में उस विधेयक को राज्यसभा को वापस लौटाना होता है। नंबर 3, संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन का विधेयक राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है और लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है, यानी कि दोनों सदनों में से किसी भी सदन द्वारा इसकी शुरुआत हो सकती है। शर्त एक ही है कि दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होना चाहिए। नंबर 4, चुनाव में भाग लेना। जिस तरह से लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उसी तरीके से राज्यसभा के चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नंबर 5 है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की सहमति देना। यदि राज्यसभा को ये लगता है कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो वह उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकती है। यानी कि राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को राज्यसभा से परमिशन या सहमति लेनी होती है। तो ये थे आपके राज्यसभा के कार्य। राज्यसभा के कार्यों के वर्णन के बाद अब मैं संसद पर आती हूँ और संसद की बाकी जो गतिविधियाँ हों उनके बारे में बात करती हूँ। तो संसद का वैसे तो मुख्य काम कानून निर्माण करना है ही, तो कानून निर्माण कैसे होता है या कानून निर्माण करते समय संसद किन बातों का ध्यान रखती है, इसके बारे में बताती हूँ। हमारी संसद का मुख्य काम कानून निर्माण कर है, तो कानून निर्माण करते समय संसद को किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है या कानून निर्माण के पहले कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना संसद के लिए अनिवार्य है। इन बातों में जो पहली बात है वो है संसाधन। जब भी किसी नए कानून का निर्माण किया जाता है तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आवश्यक संसाधन कहाँ से जुटाए जाएंगे या आवश्यक संसाधनों का बंदोबस्त किस प्रकार से किया जाएगा। दूसरा है समर्थन व विरोध। जिस कानून का निर्माण किया जा रहा है उस कानून को कितना समर्थन मिलेगा अथवा कितना उस कानून का विरोध होगा, इस पहलू पर भी विचार कर लिया जाता है। क्योंकि जो भी कानून बनाया जाएगा, जाहिर सी बात है कि कुछ लोग उसका विरोध भी करेंगे और कुछ लोग उसका समर्थन भी करेंगे। नंबर 3 है चुनावी फायदा। जो भी सरकार कानून का निर्माण करती है तो वह कानून का निर्माण अपने चुनावी फायदे के लिए करती है और कानून का निर्माण यह सोचकर भी किया जाता है कि आने वाले समय में जो इलेक्शन होना है, चुनाव होना है, उन चुनावों में उस कानून से या उस कानून के निर्माण से उस राजनीतिक दल को कितना फायदा हो सकता है। तो ये 3 चीजें हैं, एक संसाधन, दूसरा समर्थन और विरोध और तीसरा है चुनावी फायदा। ये 3 चीजों पर पहले विचार विमर्श कर लिया जाता है, इसके पश्चात ही कानून से संबंधित विधेयक की तैयारी की जाती है। कानून निर्माण के 3 चरण होते हैं। पहले चरण में विधेयक का प्रारूप तैयार किया जाता है, यानी कि जिस भी कानून का निर्माण किया जाना है उस कानून का प्रारूप तैयार किया जाता है विधेयक के रूप में। विधेयक जब तैयार हो जाता है, विधेयक का जब प्रारूप तैयार हो जाता है तो उसके बाद में दूसरा चरण आता है और दूसरे चरण में विचार विमर्श किया जाता है। यानी कि जो कानून बनाया जा रहा है उस कानून से समाज के किस वर्ग को फायदा होगा या संपूर्ण समाज को फायदा होगा, किस वर्ग को नुकसान होगा या किसी को नुकसान नहीं होगा। यानी कि उस कानून से होने वाले नफा नुकसान पर विचार विमर्श किया जाता है। साथ ही साथ में इस बात पर भी विचार किया जाता है कि आने वाले समय में उस कानून का क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव अच्छा होगा या प्रभाव बुरा होगा।
इस बात पर भी विचार किया जाता है कि उस कानून के पालन से देश की जनता को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं उठाना पड़ेगा अथवा देश की जनता के साथ में उस कानून की वजह से किसी प्रकार का अन्याय तो नहीं होगा। इन सब चीज़ों पर विचार विमर्श करने के पश्चात जो तीसरा चरण आता है वो होता है मतदान, यानी कि विधेयक पर संसद में मतदान किया जाता है और इस मतदान में संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य भाग लेते हैं और इस विधेयक पर अपनी अपनी सहमति और असहमति वोट देकर सिद्ध करते हैं। जब ये तीनों ही चरण संपन्न हो जाते हैं उसके बाद विधेयक यदि दोनों सदनों में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से सिद्ध हो जाता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से सिद्ध हो जाता है, तो फिर विधेयक को पारित मान लिया जाता है, यानी कि पास हो जाता है विधेयक। और विधेयक पारित होने के बाद, पास होने के बाद में राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए पहुंचाया जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक पर विचार विमर्श करके उस विधेयक के बारे में जानकारी लेने के पश्चात, संतुष्ट होने के पश्चात उस विधेयक पर अपने हस्ताक्षर करते हैं और हस्ताक्षर करने के साथ में ही वह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है और इसके साथ ही वह कानून व्यवहारिक रूप में अमल में आ सकता है। तो ये थी आपकी कानून निर्माण की प्रक्रिया। कानून निर्माण की इस पूरी प्रक्रिया में कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। हो सकता है कि उस विधेयक पर लोकसभा के लोग समर्थन व्यक्त करें और राज्यसभा के लोग समर्थन व्यक्त न करें। ऐसा तब होता है जबकि दोनों सदनों में अलग अलग राजनीतिक दलों का बहुमत हो। मसलन लोकसभा में किसी दूसरे दल का बहुमत हो और राज्यसभा में किसी दूसरे दल का बहुमत हो। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि राज्यसभा के कुछ सदस्य, जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनमें कई दलों के लोग शामिल हों और वो कई दलों के लोगों में से कुछ लोग उस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दें और कुछ लोग उसके विपक्ष में हो जाएं। तो इस तरह से यदि 2/3 बहुमत राज्यसभा का प्राप्त नहीं होगा तो वो विधेयक पारित नहीं माना जाएगा और फिर से दोबारा वही पूरी प्रोसेस शुरू करना पड़ेगी उस विधेयक को पारित करवाने के लिए। तो इस तरीके से विधेयक का दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य है। यदि दोनों सदनों के बीच में लगातार गतिरोध बना रहता है तो उसके लिए राष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था करते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और इस अधिवेशन में गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया जाता है। गतिरोध दूर होने के साथ ही इस विधेयक पर आपसी तालमेल बैठ जाता है, आपसी सहमति बन जाती है और यह विधेयक आसानी से दोनों सदनों में पास हो जाता है और पास होने के साथ में ही यह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। इस तरीके से कानून का निर्माण किया जाता है संसद के माध्यम से। बच्चों, मैंने संसद के बारे में आपको लगभग पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है। ये सिर्फ मेरा एक प्रयास था। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैंने आपको परफेक्ट जानकारी दी है, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज्ञान मिल सके। आप लोग इस वीडियो को देखें और देखने के बाद में इस विषय के बारे में, यानी कि विधायिका के बारे में कुछ जानकारी हासिल करें।